हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 से हमारा टॉपिक है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। सो डियर स्टूडेंट, क्लास 7 से सिविक्स की बुक्स का हमारा ये थर्ड टॉपिक है जिसमें हम हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब जो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसके पास पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे है, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उसके फंक्शन है। तो पहले हमने देखा था कि जो पूरी गवर्नमेंट का लेवल है, वर्क जो होगा वो 3 लेवल पर होगा। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। लोकल लेवल मतलब जो गांव में जो काम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का जो वर्क होता है, वो सब किस लेवल पर होता है? लोकल लेवल पर। अगर बात करें हम स्टेट लेवल पर तो जो स्टेट लेवल का काम होता है उसमें पूरे स्टेट को फोकस किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को। उसमें ये देखा जाता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो पूरे स्टेट में फॉलो हो। बिल्कुल सेम एज इट इज़ नेशनल लेवल भी होता है हमारा, जहाँ पर हम किसी स्टेट को या किसी लोकल लोकेशन को नहीं देखते, हम देखते हैं पूरी कंट्री को, कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हम जो रूल बना रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो पूरी कंट्री के लोगों के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए। ओके। और उसमें से हमारा जो मेन टॉपिक आज इसमें रहने वाला है 7th क्लास में, वो होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या बातें स्टेट गवर्नमेंट में हम इंक्लूड करेंगे उसके बारे में। तो इस टॉपिक की हमने अपनी एक वीडियो देख चुके हैं हम, उस वीडियो में हमने देखा था एमएलए के बारे में। एमएलए कौन होता है? तो एमएलए, अगर आपको याद हो तो एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हैं हम? एमएलए को। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? एमएलए का होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। ओके। मिनिस्टर्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं, और उन सब से रिलेटेड कुछ बातें हम इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे और भी आगे। तो एमएलए कौन होता है? एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको इलेक्ट कौन करते हैं? पीपल इलेक्ट करते हैं। ओके। जैसे ही ये मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये क्या बनाता है? फिर गवर्नमेंट बनाता है। एमएलए जिन लोगों ने एमएलए को सिलेक्ट किया है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। उसके अलावा हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने बताया था कि पूरा जो बड़ा पार्ट होता है उसमें से हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हर पर्सन के ऊपर फोकस किया जा सके, हर एक कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया जा सके, और पूरे सोसाइटी पर फोकस किया जा सके। इसलिए हमने क्या किया कि अलग अलग पूरे स्टेट को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसकी नंबरिंग 60 to 500 होगी। मतलब कम से कम एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए? 60। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 500। 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ओके। जैसे हिमाचल प्रदेश में हम मान के चले थे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी थी? टोटल 68। ओके। और सबसे मेन बात की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम डिसाइड करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए सिलेक्ट किया जाएगा। ओके। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए सिलेक्ट किया जाएगा। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी स्टेट में उतने ही एमएलए होंगे। ओके। जैसे 30 तो हम कर ले नहीं सकते, जैसे 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एमएलए भी कितने होंगे? 70 ही होंगे। ओके। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो एक भी मेंबर नहीं आ रहा और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने 3 मेंबर ले लिए या 2 मेंबर ले लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर लेना जरूरी है, और जो विन होगा वो क्या कहलाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
दूसरी बात यहाँ पर ये है कि हर एमएलए किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होगा, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगा। ओके, और उसी पार्टी के अकॉर्डिंग वो इलेक्शन लड़ेगा, उसी पार्टी के अकॉर्डिंग लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो किस पार्टी को जिताना चाहते हैं इलेक्शन में, और जो भी पार्टी जीतती है तो उस पार्टी का जो मेंबर होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो क्या बन जाएगा, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगा। उसके बाद एमएलए के पास और भी पावर आ सकती है, वो मिनिस्टर भी बन सकता है और वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो एमएलए के बारे में कि वो क्या क्या बन सकता है, वो मिनिस्टर भी बन सकता है और चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। उसके बाद सबसे मेन रूलिंग पार्टी के बारे में हमने देखा था कि एक रूलिंग पार्टी जो है वो किसको बोलेंगे, रूलिंग पार्टी मैंने बताया आपको कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लेके चले और इसमें से जितने भी पर्सन कैंडिडेट होंगे, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे मान लो हमने कि 5 पर्सन इसमें से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 5 के 5 किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जरूर रिलेटेड होंगे, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जरूर कनेक्टेड भी होंगे जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये होगी कि इनमें से ये तो हम ओनली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जैसे मान के चले कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन विन हो गया, बीजेपी की जो पार्टी है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गई। फिर उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे कि सेकंड में भी बीजेपी जीत गई। फिर उसके बाद थर्ड में देखेंगे, थर्ड में भी बीजेपी जीत गई। उसके बाद फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या हुआ कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जीती हुई है। ओके, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जैसे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब टोटल जो स्टेट है, स्टेट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और वो जैसे मैंने मान लिया कि 70 थे, ठीक है, 70 थे, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने उसको डिवाइड कर रखा था। अब 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर देन हाफ का मतलब हाफ तो कितना हो गया, 35। ओके, हाफ तो कितना हो गया, 35, और मोर देन हाफ का मतलब क्या हो गया, 35 से ज़्यादा मतलब 36। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के कितने एमएलए होंगे, 36 एमएलए होंगे, उस एरिया में वो पार्टी क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी। ओके, समझ आ गया, मतलब जिस भी पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलेंगे, जिस भी पार्टी के मेजोरिटी एमएलए होंगे, वो पार्टी कौन सी पार्टी बोली जाएगी, रूलिंग पार्टी बोली जाएगी। ओके, और उसके अगेंस्ट जितने भी मेंबर होंगे, जिस भी पार्टी से रिलेटेड होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ओपोजिशन बोलेंगे। क्लियर है आई थिंक आपको ये बात कि रूलिंग पार्टी हम किसको बोलेंगे और ओपोजिशन हम किसको बोलेंगे। रूलिंग पार्टी तो वो होगी जिसके सबसे मोर देन हाफ मेंबर, एटलीस्ट मोर देन हाफ, अगर 70 सीट है तो 70 सीट में से 36 तो एक ही पार्टी के मेंबर होंगे, 36 के 36, वो तो कहलाएगी रूलिंग पार्टी। अदरवाइज जो उसके अगेंस्ट होंगे, जो रूलिंग पार्टी के अलावा जो भी पार्टी बच जाती है, वो कौन सी पार्टी होगी, ओपोजिशन पार्टी। ओके, तो जैसे हमें देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट की केस स्टडी दे रखी थी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितने एमएलए है, कौन सी रूलिंग पार्टी है और कौन सी ओपोजिशन पार्टी है। तो जैसे कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलए। ओके, अलग अलग कैंडिडेट थे, उन्होंने इलेक्शन लड़े, वो अपनी सीट से जीते और क्या बन गए, एमएलए बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, मतलब टोटल जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, 68, इसलिए एमएलए भी कितने होंगे, 68 ही एमएलए होंगे। ए पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीड टू हैव मोर देन 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन ए मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी बनानी है, अगर बहुमत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 68 का हाफ से ज़्यादा, तो 68 का हाफ से ज़्यादा कितना हो गया, 68 का हाफ तो हो गया 34, तो 34 मतलब ऐसा होना चाहिए कि 35 जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड मेंबर एमएलए होने चाहिए, तभी क्या बनेगी, मेजोरिटी बनेगी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विद 44 एमएलए हैड टू मेजोरिटी एंड इट इज़ बिकम द रूलिंग पार्टी। और वहाँ पर कंडीशन क्या बनी कि उन्हें तो कितने चाहिए, कम से कम 35, लेकिन वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी से कितने एमएलए आ गए, 44 एमएलए आ गए, और वो कौन सी पार्टी थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इनको मेजोरिटी मिल गई।
और मेजोरिटी मिलने के साथ साथ ये कौन सी पार्टी बन गई, रूलिंग पार्टी बन गई। अब इनका काम क्या होगा कि ये गवर्नमेंट चलाएंगे। ओके, ऑल अदर मेंबर बिकम द ओपोजिशन, और बाकी जो बच गए 44 के अलावा वो क्या बन गए, ओपोजिशन में आ गए। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर ओपोजिशन पार्टी। जो सेकेंड नंबर पर पार्टी रही वो कौन सी थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए वो ओपोजिशन पार्टी रही। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर बीजेपी पार्टी थी, दूसरे नंबर पर आईएनसी, इसलिए ओपोजिशन पार्टी कौन सी बन गई, आईएनसी पार्टी। Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidate. ओके, और भी पार्टी है ओपोजिशन की जो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिलेक्ट हुई है, इलेक्ट हुई है। ओके, तो ये हमारे पास था कि कौन सी रूलिंग पार्टी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी होगी, कैसे हम मोर देन हाफ निकालेंगे, और ओपोजिशन पार्टी हम किसको बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा मेन टॉपिक, जिसमें हम बुक जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास केस स्टडी थी हिमाचल प्रदेश की। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट पर। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर who विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। ओके, जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं पता चल जाता है कि रूलिंग पार्टी कौन सी है, ओपोजिशन पार्टी कौन सी है, एमएलए किस पार्टी के सबसे ज़्यादा है। तो फिर क्या होंगे, ये नहीं होगा कि हम ओनली बस रूलिंग पार्टी के जो 44 एमएलए थे उनको ही सिलेक्ट करेंगे, उनसे ही डिस्कस करेंगे, नहीं। टोटल 68 एमएलए है तो 68 के 68 ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी 68 एमएलए थे हिमाचल प्रदेश, हम केस स्टडी के बारे में देख रहे हैं, द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी के एमएलए होंगे, जो रूलिंग पार्टी बनी थी उसके एमएलए जो थे वो क्या करेंगे कि वो अपना एक लीडर सिलेक्ट करेंगे अपने में से ही, और उसको क्या बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे। समझ गए, मतलब 44 जो एमएलए सिलेक्ट हुए थे, ये 44 क्या करेंगे, अपने में से एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और उसको बना देंगे अपनी पार्टी का लीडर, बना देंगे कि ये जो है वो हमारा लीडर होगा, और वो लीडर क्या कहलाएगा, चीफ मिनिस्टर। In this case, the BJP MLA choose Sri Jairam ठाकुर एज their लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो 2017 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें से बीजेपी एमएलए जो एमएलएज थे उन्होंने किसको सिलेक्ट किया, श्री जयराम ठाकुर को एज ए लीडर उन्होंने सिलेक्ट किया और उसको क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होगा वो दूसरे मिनिस्टर को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होती है वो हायर पोस्ट होती है, उसके अंडर में बाकी मिनिस्टर वर्क करते हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, फूड डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो उन सब के लिए अलग अलग मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है, और एक स्टेट में ये सभी मिनिस्टर कौन सिलेक्ट करेगा, चीफ मिनिस्टर। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर और जो एमएलएज थे वो तो बस ओनली सिलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करने का काम किसका होगा, गवर्नर का होगा। जो स्टेट का गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, मतलब उनकी पोस्ट देगा, उनसे शपथ दिलवाएगा और उनको पावर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएगा। ओके, चीफ मिनिस्टर और एमएलए तो बस ओनली सिलेक्ट करेंगे कि हमें बस इस पर्सन को अपना लीडर सिलेक्ट करना है, या चीफ मिनिस्टर ये बता देगा कि हमें इस पर्सन को मिनिस्टर बनाना है। ओके, उनको अपॉइंट करने का काम तो कौन करेगा, गवर्नर करेगा। गवर्नर क्या करेगा, उनको बताएगा कि उन्हें किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए उनको मिनिस्टर बनाया है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके पास पावर होगी। उनको शपथ दिलवाएगा कि वो सभी काम पूरी होनेस्टली के साथ करे। ओके, तो मतलब उनको अपॉइंट काम करने का काम किसका होगा, गवर्नर का होगा। गवर्नर किस किस को अपॉइंट करेगा, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और स्टेट के अदर मिनिस्टर को। The chief minister and other minister have the responsibility of running various government डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। ओके, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी
अब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो मिनिस्ट्री है उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे रन करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर की। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उनके अलग अलग ऑफिसेज होंगे। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल एमएलए वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ओपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। ओके, हर स्टेट में क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। क्या होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जहाँ पर सभी एमएलए 68 एमएलए थे, तो 68 के 68 एमएलए क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो ओपोजिशन पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे और अलग अलग इश्यूज होंगे उनके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चाहे कोई भी एमएलए हो, रूलिंग पार्टी से हो या रूलिंग पार्टी से ना हो, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे और वहाँ पर जो इश्यूज होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हैंस सम एमएलए हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के साथ कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जिनको क्या मिल जाती है, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूल मतलब होता है डबल, दोहरी, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या मिलेगी, वन एज एन एमएलए, एक तो वो एक एमएलए है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा एंड द अदर एज ए मिनिस्टर, और हो सकता है कि उसको एक मिनिस्टर भी बना दे, एक डिपार्टमेंट भी दे दे, तो वो उसका मिनिस्ट्री उसके मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसी एमएलए की होगी। ओके, तो मतलब एमएलए के पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एक तो वो एमएलए बना है एरिया का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब किसकी होगी, उसी एमएलए की ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था हमारे पास कि हम कैसे एक एमएलए को सिलेक्ट करते हैं, एमएलए से रूलिंग पार्टी कैसे बनती है। तो जो जिस भी पार्टी के मोर देन हाफ एमएलए होंगे वो रूलिंग पार्टी होगी। उसके अलावा जो पार्टी सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर या फोर्थ नंबर पर रहेगी वो ओपोजिशन पार्टी होगी। ओके, फिर क्या करेंगे, सभी एमएलए अपना एक लीडर सिलेक्ट करेंगे और वो लीडर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। चीफ मिनिस्टर फिर क्या करेगा कि अपने बिहाफ पर अलग अलग एमएलए को सिलेक्ट करेगा एज ए मिनिस्टर। गवर्नर चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा स्टेट में। अब मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का काम होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और मिनिस्ट्री को कैसे रन करना है, कैसे गवर्न करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर की। हर मिनिस्टर के अपने सेपरेट ऑफिस होंगे। हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जहां पर सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो ओपोजिशन से रिलेटेड हो, सभी एमएलए एक साथ बैठेंगे और अलग अलग वेरियस थिंग पर डिस्कस भी करेंगे। ओके, एमएलए के पास हो सकता है दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि वो एक तो एमएलए है एरिया का इसलिए वो काम करे, और दूसरा उसको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे दे कि आप इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल और मैनेज करोगे, यहाँ के मिनिस्टर हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी एमएलए के पास चली जाएगी। ओके, तो एमएलए के पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हमें दे रखा है लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डिबेट चल रही है, तो उस डिबेट के बारे में हमें बताया है कि कैसे एक लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है। ओके, Afrin Sujata and many other students from their school travel to the state capital to visit the legislative assembly, which has housed in an impressive building. Okay, तो जो स्टूडेंट्स थे वो कहाँ पर गए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट करने गए हैं, ये देखने की हाउस में जो काम होता है वो कैसे होता है, वहाँ की बिल्डिंग जो है वो कैसी इम्प्रेसिव, मतलब एज ए टू एक ट्रिप के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं कि वहाँ पर हम विजिट करने गए हुए हैं, वहाँ पर देखने कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी होती है, उसकी बिल्डिंग कैसी होती है, इस टाइप में। ओके, तो चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर, फिर उसके बाद सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी चेक हुई और उसके बाद वो फिर ऊपर की तरफ चलने आ गए। देयर वाज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज होल पिलो। ओके, उन्होंने देखा कि एक गैलरी थी और उसी के साथ में उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा लार्ज होल था। देयर वर राउंड एंड रो ऑफ डेस्क, वहाँ पर कुछ डेस्क भी डले हुए थे रोज में। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट
ऑन ए करंट प्रॉब्लम। जो असेंबली अभी चल रही थी वो क्या कर रही थी, एक करंट प्रॉब्लम पर डिबेट कर रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड सभी एमएलए अपने ओपिनियन वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे थे, बता रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे और सजेशन दे रहे थे कि इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। दोज who wish to can respond to this, ओके। और कुछ रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे उस बात को कि नहीं ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। द मिनिस्टर देन रिप्लाई टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू इंश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप आर बीन टेकन। जो मिनिस्टर थे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चलाना, तो वो सभी क्वेश्चन के रिप्लाई भी कर रहे थे और साथ में ये भी देख रहे थे कि असेंबली जो है वो एक अच्छे वे में काम करें। तो ये सब कहाँ पर चल रहा था, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहाँ पर बच्चे विजिट करने आए हुए थे। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो जो भी काम होता है, चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द प्रेयर। जैसे हम देखते हैं वैसे बिल्कुल सेम एज इट इज वहाँ पर भी हो रहा था। हावेवर वट एवर डिसीजन आर बीन टेकन हैव टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी डिसीजन लिया जाएगा पहले वो अप्रूव होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। जो एमएलए है वो उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो डिसीजन फॉलो होगा। इन ए डेमोक्रेसी दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट अन इम्पोर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एक्सेट्रा। ओके, जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर मेंबर ये वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि जो मनी आई है वो कहाँ पर स्पेंड करनी है, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। दे हैव द मेन अथॉरिटी, उनके पास ही पूरी अथॉरिटी होती है। तो वहाँ पर डिस्कशन दे रखा है कि एमएलए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस टाइप में एमएलए के बारे में बता रखा है कि कौन एमएलए क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ओके, तो जो सबसे पहला एमएलए है वो बोल रहा है, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी द अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया। वो बता रहा है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंड गांव, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लास्ट 3 वीक से 15 डेथ हो चुकी है, वो भी किसकी वजह से, डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज ए सेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया while proclaiming itself to be a चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो एमएलए है वो बता रहा है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, जो प्रॉपर स्टेप वहाँ पर लेना चाहिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम है डायरिया, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो स्टेप लेने चाहिए वो नहीं ले पा रही है। आई कुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो वो एमएलए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो इस सब के बारे में देखे और इमिडिएटली कोई स्टेप ले ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। ओके, तो ये जो फर्स्ट एमएलए है वो बता रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम है। सेकेंड एमएलए है वो बता रहा है, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन शुड ए बैड सिचुएशन। मतलब वो ये पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, तो ऐसा क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं डॉक्टर्स को और जो मेडिकल स्टाफ है उनको अपॉइंट कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद द सिचुएशन। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो ये कौन पूछ रहा है, एमएलए जो सेकंड है उसके वो पूछ रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, ना वहाँ पर डॉक्टर्स है ना मेडिकल स्टाफ है। गवर्नमेंट क्यों नहीं मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रही है। इस सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो भी मैं जानना चाहूँगा। तो जो सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है कि काफ़ी लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे अफेक्ट हुए हैं,
और एक एपिडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो इसके लिए क्या स्टेप लिया गया है ये मैं जानना चाहूँगा। ओके, तो ये सेकंड एमएलए था। उसके बाद एक और एमएलए है, एमएलए थर्ड, उसने क्या बताया, वो क्या पूछ रहा है, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताया जहाँ से वो एमएलए, उन्होंने बताया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और वो है शॉर्टेज ऑफ वाटर। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, जो वुमेन है उनको 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। हाउ मैनी टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने टैंकर्स को वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए लगाया गया है। हाउ मैनी वेल एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, कितने वहाँ पर जो वेल्स है, पॉन्ड्स है, उनको कितना कैसे साफ़ किया गया, कब साफ़ किया गया था, कैसे उनको अच्छे मतलब जो इन्फेक्टेड चीज़ें हैं वहाँ से हटाई गई है। तो ये कौन पूछ रहा है, एमएलए थर्ड जो है वो पूछ रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम के बारे में कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम है और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है वो मुझे बताए। उसके बाद एक और एमएलए बता रहे हैं, एमएलए फोर, आई थिंक माई कोलीग आर एक्स्ट्रा exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. तो जो फोर्थ एमएलए है वो बता रहे हैं कि जो हमारे कलीग बोल रहे हैं, ठीक है, जो ये पहले बोले ना एमएलए, जो 3 एमएलए बात कर चुके हैं, तो एमएलए फोर्थ जो है वो उनकी प्रॉब्लम, उनके क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो इस प्रॉब्लम के लिए पहले ही स्टेप ले लिए हैं, ठीक है। वाटर टैंकर की जो सर्विस है वो वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ओआरएस पैकेट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट से जो कुछ भी हो पा रहा है वो सब कुछ हेल्प वहाँ के लोगों को दी जा रही है। एमएलए 5 इस बारे में क्या बोलते हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में बहुत ख़राब फैसिलिटी है। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर और नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, वही बता रहे हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई मेडिकल स्टाफ है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गोन ऑन ए लॉन्ग लीव, और जो दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर बहुत लंबी छुट्टी पर चला गया है। दिस इज़ सेम, आप इसमें बहुत ही ये एक शर्मनाक बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब यहाँ पर सिचुएशन ख़राब से और बेहद ख़राब की तरफ जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया, और कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि जो ORS पैकेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं वो हर एक फैमिली तक पहुंच जाए, तो ये कैसे इंश्योर करेंगे। ओके, तो ये फिफ्थ एमएलए बोल रहे हैं। उसके बाद एक और एमएलए है जो अपने बारे में जो बता रहा है, द ओपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, वो बोल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं खुद को कि जो ओपोजिशन मेंबर है वो अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन, जो इससे पहले गवर्नमेंट थी उसने कभी भी सैनिटेशन पर फोकस नहीं किया। वी हैव नॉट टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर, वहाँ पर जो गार्बेज था, कूड़ा था, उसको हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए कभी भी कुछ भी फोकस नहीं किया गया था। तो यहाँ पर हमने 6 एमएलए के बारे में देखा। वो एमएलए आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। कुछ एमएलए बता रहे हैं उनको कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं और कैसे वो गवर्नमेंट जो है वो अपना काम सही ढंग से कर रही है, जितनी हेल्प वो हो सकती है उतनी हेल्प वो लोगों की कर रही है। ओके, तो एमएलए के हम जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में देखा। तो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अडेप्ट होता है कि वहाँ पर जो एमएलए होते हैं, क्योंकि हम एमएलए को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा मोटिव उसको सिलेक्ट करने का क्या होता है, हम इसीलिए तो उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के सामने रख सके और गवर्नमेंट उसको सोल्व करने के लिए कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, तो हर एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है
कैसे हटाना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एरिया के एमएलए की। तो अगर एमएलए ही काम नहीं करेगा, एमएलए ही फोकस नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पहले देखता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट उसके लिए क्या स्टेप ले रही है, उसके बारे में जानने का उसका पूरा हक भी होता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कैसे वर्क करती है। ओके, इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो एमएलएज होते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, डिसीजन पास कैसे होते हैं, डिसीजन को फॉलो कैसे कराया जाता है, इस टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किया है वो हमारा था मेनली कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उन लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कैसे होता है, चीफ मिनिस्टर को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, गवर्नर कैसे अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए, और इससे रिलेटेड जो भी मेन टर्म्स या क्वेश्चन आपको सेंड किए जाते हैं वो सभी आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और उसको अच्छे से याद भी करें। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। थैंक यू।